मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे थ्री फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम के बारे में। थ्री फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम में इसमें अब आपका क्या होगा, आप एग्जाम में देखेंगे तो कभी कभार एक क्वेश्चन तो इससे लगभग पूछ ही लिया जाता है हर बार, चाहे वो टीजीटी एग्जाम हो चाहे पीजीटी एग्जाम हो। बाकी का एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। यहीं से हम लोग जो इन्वॉल्व करेंगे वो पैरेललोग्राम जो लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, उसको भी यहीं से इन्वॉल्व करेंगे। आइए देखें, क्योंकि यहाँ पर वैसे जो फोर्सेज होते हैं, फोर्सेज भी आपके क्या होते हैं, वेक्टर ही होते हैं, तो उसको भी इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर। यानी थ्री फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम जो इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम ऑफ 2 फोर्सेज देखेंगे। तो इसी तरह से 2 वेक्टर्स के एडिशन का पैरेललोग्राम होता है, सेम वही होगा, उसी तरह से रिजल्टेंट मिलेगा जैसे यहाँ पर मिलेगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज पर बात करते हैं। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज, यहां पर क्या होता है पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज में, अब कोई आपके पास 2 फोर्स हैं, 2 फोर्स ले लिए और 2 फोर्स होंगे तो इसमें एक एंगुलर पॉइंट्स भी इसके जो है किया जाए। ये आपके पास 2 फोर्स आपने ले लिए, चलिए एक फोर्स ये ले लिया, दूसरा फोर्स आपने ये ले लिया, ये एंगुलर पॉइंट बन गया इसका, ये इसका एंगुलर पॉइंट बन गया। अब 2 फोर्सेज यहां से ले लिए, एक फोर्सेज को बल्कि थोड़ा सा इसे हम बड़ा ले लेते हैं जिससे कि फिगर में कोई प्रॉब्लम न बने। 2 फोर्सेज हम लोग ले रहे हैं, एक फोर्स हमने चलिए यहां से ये इस तरह से ले लिया और एक फोर्स हमने ये इस तरह से ले लिया, ये ले लिए 2 फोर्सेज हमने ले लिए। अब ये हमारे पास क्या है, एंगुलर पॉइंट्स है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, और ये रिप्रेजेंटेड, जो ये रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक फोर्स को हमने मान ले, चाहे तो पी क्यू मान ले, चाहे तो इसे हम क्या मान लें, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आर मानेंगे तो पी और क्यू के रेस्पेक्ट साथ में आर अच्छा लगेगा, नहीं तो आप F1 F2 मान लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स F मान लीजिए, चाहे रिजल्टेंट फोर्स आर मान लीजिए, आपकी इच्छा, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया कि इस डायरेक्शन में जो ये फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स काम कर रहा है P, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स ले रहे हैं ये फोर्स हमने ले लिया Q, ये Q ले लिया है। इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्मॉल p और वो सॉरी कैपिटल P और कैपिटल Q हो जाएगा। ये अब आप ले रहे हैं, इसको क्या करते हैं, इसको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल फिर इधर से ड्रॉ करेंगे। ये पैरेललोग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम चलिए ड्रॉ कर लिया हमने, ये इसके पैरेलल ली। अब इसके पैरेलल लेंगे, इसके पैरेलल लेंगे तो आपको ये इसके पैरेलल ले ली। इसके नेम देना चाहें, जो भी हमारे पास इसके जो वर्टिसेज हैं इनके नाम दे दीजिएगा। चलिए इसको हमने दे दिया, यहाँ से O दे दिया, इसको हमने A दे दिया और इसको इधर B दे दिया। मान लीजिए 2 साइड्स OA और OB साइड्स में P और Q, ये 2 फोर्स आपके जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस पर यानी लगे हुए हैं। और इसका जो डायगोनल वाला ये हमने ले लिया, इसको हमने दे दिया C पॉइंट, इसको हमने दे दिया C पॉइंट दे दिया। अब देखिएगा क्या करते हैं, यदि यहाँ से ये सामने वाली जो हमारी है इसको और हम थोड़ा सा डॉट 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 करके आगे बढ़ा दें, डॉट 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 करके आगे बढ़ा दें, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इस पॉइंट को जो दे दिया नाम, सपोज कर लीजिए हमने क्या दे दिया, L नाम दे दिया, और ये एंगल हो जाएगा, वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये ले लिया आपने। अब देखिएगा इन दोनों का, चूंकि ये दोनों एक पॉइंट पर ही काम कर रहे थे, तो इन दोनों के एंगल को कुछ मान लीजिए, ये रिजल्टेंट भी आपका होगा, ये रिजल्टेंट R होगा, इसके एंगल को मान लीजिएगा, और फिर रिजल्टेंट जो वेक्टर है या रिजल्टेंट फोर्स है उसका भी एंगल कुछ मानेंगे। तो सपोज कर लीजिएगा ये पूरा एंगल तो हमने अल्फा मान लिया, और ये एंगल जो हमने ले लिया ये थीटा ले लिया, ये एंगल अल्फा लिया उधर, और ये एंगल आपने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब यहां से देखिएगा, आगे बढ़ाइएगा,
यदि इनके मैग्नीट्यूड्स आगे बढ़ाइएगा क्वेश्चन को, तो इनके मैग्नीट्यूड्स P वाला है तो इसका P मैग्नीट्यूड कर दीजिए, ये Q मैग्नीट्यूड कर दीजिए, ये R मैग्नीट्यूड कर दीजिए, इस तरह से कर देते हैं। यदि ये एंगल अल्फा है तो आपके पास ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यहां से अब ये Q था आपके पास तो ये भी Q हो जाएगा, इधर ये P था तो ये भी P हो जाएगा। यदि इस वैल्यू को यहाँ पर अब हम लिखना चाहें, इस वैल्यू को लिखना चाहें, AL को लिखना चाहें, अल्फा है, ये Q दिया है, ये अल्फा दिया है, Q दिया, तो AL की वैल्यू भी लिख सकते हैं और CL की वैल्यू भी लिख सकते हैं। इन वैल्यूज को भी आप आराम से लिख सकते हैं, इन वैल्यूज को भी आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, इसके पैरेललोग्राम जो हम ले रहे हैं इस पर जो बात कर रहे हैं रिजल्टेंट पर। रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट आपका वैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OA वेक्टर और इसे आप लिख सकते हैं प्लस AC वेक्टर और इक्वल टू हो जाएगा OC वेक्टर, ये आप ले सकते हैं। पहले यदि इसके जो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज इसके रूल को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं F2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, F2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तब भी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनकी डायरेक्शन भी लिया है आपने और क्या लिया है, मैग्नीट्यूड्स भी ले लिया है ना। और किसके द्वारा लिया है, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये एक एंगुलर पॉइंट इसका ले लिया है, एंगुलर पॉइंट ले लिया है इसका, इससे ये किया जाता है। अब देयर रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड्स, जो बोथ होते हैं इन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन में डायगोनल, जो ये होता है डायगोनल और पैरेललोग्राम, इसके द्वारा ये रिप्रेजेंट होता है, ये चीज होती है इसमें। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं फ्रॉम फिगर की, यदि हम बात कर लें, फ्रॉम फिगर की बात कर लें तो फिगर से आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से देखिए आपका क्या होगा, फिगर से आप जान रहे हैं कि आपके पास जो OC वेक्टर है, जो OC वेक्टर है ये इक्वल टू हो जाएगा OA वेक्टर होगा और प्लस हो जाएगा आपके पास AC वेक्टर, ये हो जाएगा। अब OA वेक्टर है तो OA वेक्टर को आपने किससे डिनोट किया है, R वेक्टर से डिनोट किया है, R वेक्टर से डिनोट किया है। तो OA जो AC वेक्टर है, वैसे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, AC वेक्टर है ये OB वेक्टर के कैसे है, पैरेलल है या इक्वल आप कह सकते हैं। तो इसे और लिखना चाहें तो OC वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर की जगह पर आप लिख सकते हैं OB वेक्टर। यहाँ पर आपने लिख दिया OB वेक्टर, यहाँ पर आपने दिखा दिया सिंस, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपके पास AC वेक्टर है ये इक्वल है आपके किसके, OB वेक्टर के, OB वेक्टर के इक्वल है। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, OC वेक्टर की बात करेंगे तो OC वेक्टर आपके पास क्या है, ये P हो जाएगा और ये प्लस आपके ये सॉरी P हो गया, OC वेक्टर R वेक्टर होगा, सॉरी OC वेक्टर आपके पास क्या है, R वेक्टर हो गया इक्वल टू OA वेक्टर, OA वेक्टर आपका ये P वेक्टर है, P वेक्टर लिख दिया आपने प्लस OB वेक्टर, OB वेक्टर आपके पास ये Q वेक्टर है, ये Q वेक्टर लिख दिया, ये लिख दिया। ऐसे चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसे सॉल्व करिए, क्या होगा कैलकुलेट करके। तो चलिए यहां से अब हम लोग बात करते हैं कि यदि इसका सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा आपके पास R हो जाएगा, डॉट R होगा इक्वल टू ये हो जाएगा P प्लस Q और डॉट ये हो जाएगा P प्लस Q, ये हो गया।
दिस इम्प्लाइज, यदि यहां से हम लोग और बात करते हैं, यदि यहां से हम और बात करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिएगा यहां से आपका ये कितना हो जाएगा, पी का पी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी का क्यू के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा पी डॉट क्यू हो जाएगा, प्लस अब क्यू का पी के साथ करेंगे तो क्यू डॉट पी हो जाएगा, और प्लस क्यू का क्यू के साथ करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब पी डॉट क्यू और क्यू डॉट पी दोनों क्या होते हैं, सेम वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू। अब पी डॉट क्यू की वैल्यू भी यहाँ पर लगाना चाहें तो आप पी डॉट क्यू की वैल्यू लगा दीजिए, तो पी डॉट क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा टू पी डॉट क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू और इंटू कॉस ऑफ पी और क्यू के बीच में कौन सा एंगल है, ये एंगल है, एल्फा एंगल है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एल्फा। इस तरह से यदि हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट लेंगे पूरे इक्वेशन का, तो इधर आर हो जाएगा, इधर मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ एल्फा, टू पी क्यू कॉस ऑफ एल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा यदि हम यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेन थीटा लगाएंगे, ये नॉर्म ये आपका हो जाएगा ये वाला ट्रायंगल ओ सी एल ट्रायंगल पर ले जाएंगे हम, तो यहाँ से पहले हमें ए एल निकालना होगा और यहाँ से क्या निकालना होगा, सी एल निकालना होगा। तो ए एल और सी एल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि ए एल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये जब ये ट्रायंगल लगाएंगे तो ये ए एल की वैल्यू, जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये आपकी लेंथ क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास, यहाँ से ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा cos एल्फा, Q cos एल्फा ये हो जाएगा, और जो ये वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा Q sin एल्फा निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका Q sin एल्फा हो जाएगा, तो इसे आप लिख दीजिएगा Q sin एल्फा, तो ये Q sin एल्फा हो गया। चलिए अब यहां पर यदि आप ये एंगल निकालना चाहें कि थीटा की वैल्यू क्या होगी तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ALC, फ्रॉम ट्रायंगल ALC ट्रायंगल से हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो चलिए हमने ले लिया फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ALC से आप लेंगे, ALC से लेंगे तो ALC में आपने क्या देखा था, ALC में आपने क्या देखा था, ALC में आपने देखा था यहाँ पर कि जो AL की वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है, Q cos एल्फा के बराबर आ रही है, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इसके साइन एल्फा के बराबर आ रही है। और यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें टेन एल्फा की वैल्यू निकालें तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं CL अपॉन AL करके भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो ALC में पहले तो आप ये निकाल लीजिएगा कि यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो रही है, AL निकाल लीजिए और ये निकाल दीजिए, तो उसके बाद में इस रिजल्टेंट का एंगल हमें पता चल जाएगा थीटा की वैल्यू क्या हो रही है। तो चलिए फ्रॉम ट्रायंगल ALC से यदि आपका हो जाएगा AL इक्वल टू क्यू कॉस एल्फा, AL इक्वल टू क्यू कॉस एल्फा और CL इक्वल टू क्यू साइन एल्फा, AL इक्वल क्यू कॉस एल्फा एंड CL इक्वल टू क्यू साइन एल्फा, ये वैल्यू आपके निकल के आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये दूसरी ट्रायंगल ये ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, ये होगी OLC, ट्रायंगल OLC से निकालें, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लगाइए तो ये रिजल्टेंट का एंगल भी आपको पता चलने लगेगा।
आइए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OLC, फ्रॉम ट्रायंगल OLC। OLC से अब हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा, ये tan थीटा लिया था सॉरी वहां पर, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये होगा आपके पास ऊपर से CL लिया था और नीचे आपका था OL, ये ले लिया आपने, ये थीटा है, ये OL है, ये CL है, तो tan थीटा इक्वल टू CL अपॉन ये OL हो गया, ये ले लिया यहाँ पर। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो CL की वैल्यू यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना था, CL का मैग्नीट्यूड आपने निकाला था, ऊपर CL आ रहा था तो ये कितना आ रहा था, Q साइन अल्फा के फॉर्म में आ रहा था, Q साइन अल्फा के फॉर्म में आ रहा था। वैसे ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये आपका हो गया Q, CL की वैल्यू Q साइन अल्फा अपॉन, और वहां पर A जिसकी वैल्यू हो रही थी वो किसके बराबर हो रही थी, एक तो ये OL हो रहा था, OA और प्लस हो रहा था AL, OA प्लस आपका क्या हो रहा है AL हो रहा है, अभी हम दिखा देते हैं पीछे। ये OA प्लस AL, OA प्लस AL इसके इक्वल हो रहा है ये, तो चलिए यही लिख लिया, OA प्लस OL लिख लिया। अब वैल्यूज यहाँ पर लगा दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये होगा Q साइन अल्फा, Q साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका अपॉन OA, OA की वैल्यू आपकी कितनी है, P लगा हुआ था इधर, और प्लस ये हो जाएगा Q cos अल्फा, Q cos अल्फा, ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और यदि यहाँ से इनवर्स के फॉर्म में थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, अब ये चली जाएगी किसमें, इनवर्स के फॉर्म में, तो ये लिख सकते हैं आप tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपके पास Q साइन अल्फा, Q साइन अल्फा अपॉन हो जाएगा P प्लस Q, और ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा, P प्लस Q, और ये हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अलग अलग केसेस पर हम लोग बात कर सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है, यानी दोनों वेक्टर्स थे, वो दोनों वेक्टर्स के बीच में भाई एक वेक्टर आपने इस तरह से P वेक्टर लिया है इस साइड में, इस साइड में आपने क्या लिया है, Q वेक्टर लिया है, ये Q वेक्टर लिया है, इसके बीच एंगल ये आपने अल्फा लिया है पीछे पेज पर। अब यहाँ पर हमने कहेंगे अल्फा की वैल्यू आपकी अलग अलग, यानी इन दोनों वेक्टर्स P और Q के बीच में हो सकता है कि 90 डिग्री एंगल हो, या हो सकता है एक दूसरे के ये कोलिनियर हो, यानी कोइंसाइड भी कर सकते हैं, या एक दूसरे के अपोजिट भी हो, तो अलग अलग केसेस इसके लिए हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने क्या कहा, हमने ये मान लिया कि इफ अल्फा की वैल्यू है, इफ अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब P और Q दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, P और Q दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये होंगे, दैट इज, इसका मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा कि जो P होगा ये परपेंडिकुलर टू क्या होगा, Q होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लगाएंगे, तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तब यहाँ से लगाएंगे कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट के लिए हमने क्या पढ़ा है, R इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2, और ये आपने पढ़ा है P इंटू Q, और ये कॉस अल्फा, वो सॉरी कॉस, हाँ कॉस अल्फा की जगह पर आपने क्या लिया है, 90 डिग्री की बात हो रही है, यानी यही वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री ये लगा दिया, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरह से R इक्वल टू जो आपका हो जाएगा ये होगा अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम क्या बात करें, एंगल की बात करें, यानी यदि ये tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा Q हो गया, और ये हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा,
अपॉन ये हो गया P और प्लस हो जाएगा Q और ये हो जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरह से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी Q अपॉन P। और ये थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स Q अपॉन P, tan इनवर्स Q अपॉन P। इस तरह से ये आपने थीटा निकाल लिया, यानी रिजल्टेंट का P के साथ में, रिजल्टेंट का P के साथ में आपने क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। कब ये तब है जब अल्फा की वैल्यू यानी P और Q दोनों कितने एंगल पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तब है ये। चलिए एक बार हम लोग ले लेते हैं कि यदि इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ग्रेटेस्ट ये फोर्स कब होगा और लीस्ट फोर्स कब होगा, यानी ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम कब होगा और आपका मिनिमम कब होगा, इसके लिए भी चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये केस हमने फर्स्ट लिया, अब हम लोग आ रहे हैं केस सेकंड पर। अब हम लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं केस सेकंड पर। देखिए केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड पर आ रहे हैं हम लोग। और केस सेकंड में अब हम लोग क्या करेंगे, केस सेकंड में जो है हमने मान लिया कि आर की वैल्यू आपकी मैक्सिमम है या ग्रेटेस्ट है। चलिए आर हमने मान लिया कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आर इज मैक्सिमम। चलिए इफ यहाँ पर हमने ले लिया आर क्या ले ले, इज मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम ले लिया हमने, मैक्सिमम, और या इसी को बोल देते हैं ग्रेटेस्ट, या इसी को बोल देते हैं ग्रेटेस्ट। ये मैक्सिमम है या हमने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट है तब आपका ये मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट कब होगा, ये मैक्सिमम है देन। तब यहाँ से अब आप सीधा सा देखेंगे मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन इसकी निकलेगी, ये मैक्सिमम के लिए जो इसकी कंडीशन निकलेगी वो क्या होगी, ये मैक्सिमम तब हो सकता है जब ये कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो कॉस चूंकि पी आपको पता है, क्यों पता है, टू भी फिक्स है, कॉस अल्फा पर डिपेंड करेगा। तो कॉस अल्फा पर डिपेंड करेगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे। और कॉस अल्फा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, 1, और मिनिमम होती है वो कितनी होती है, -1। तो मैक्सिमम के लिए हमें यहाँ कॉस अल्फा की जगह क्या लगाना होगा, +1 लगाना होगा, और मिनिमम की जगह पर यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, -1 लगाना होगा। आइए तो उसी पर हम लोग बात कर लेते हैं। मैक्सिमम के लिए हमें क्या लगाना है, कॉस अल्फा की वैल्यू +1 लगानी। देन इसका मतलब जो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और कॉस अल्फा की वैल्यू जो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम जानते हैं कॉस में जो कॉस अल्फा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो 1 होती है, और 1 होती है वो कब होती है, cos 0। इस पर ले लिया हमने cos 0, cos 0। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू होती है, cos अल्फा की वैल्यू ये cos 0, cos 0 हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हो जाएगा कि अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और 0 डिग्री होने का मतलब आपका क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो जाएगी। और 0 डिग्री होगी, इसका मतलब सीधा सा यहाँ से निकलता है, ये इंप्लाइज करेगा कि जो P वेक्टर है और Q वेक्टर है, ये दोनों कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, या हम कह सकते हैं पैरेलल होंगे। दोनों कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे, यानी दो वेक्टर्स यदि आपके पैरेलल ऐड हो रहे हैं, या दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, किसी भी बॉडी पर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। अब किसके बराबर होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका R = में ये हो जाएगा P² + Q² प्लस हो गया 2PQ, और ये हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, वैसे आपने वहां पर ये तो लिया ही है, तो उसी तरह से ले लीजिए 1 लेकर के। चलिए यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर जो उसकी वैल्यू थी आपने 1 लगा दी, 1 लगा दी। इस तरह से देखेंगे ये P + Q का होल स्क्वायर हो गया, P + Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से और इसका हो रहा है ये √, इसका हो रहा है √। जब √ से हटाएंगे तो R = क्या हो जाएगा, P + Q। R = क्या हो जाएगा, P + Q। तो इस तरह से देखेंगे कि ग्रेटेस्ट के लिए या मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए
आपकी जब वैल्यू आती है तो आर इक्वल टू होता है पी प्लस क्यू, यानी दोनों वेक्टर्स होते हैं या दोनों फोर्सेज होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है, उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होती है मैक्सिमम वैल्यू। ये निकला यहाँ से। तब आप यदि यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, देयरफॉर रिजल्टेंट, यहां से हम लोग रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग, अब ये काम कर रहे हैं, टू फोर्स है वो आपको क्या करना है, काम करना है। तो किस पर, एक्टिंग एट ए पॉइंट इज ग्रेटेस्ट, एक्टिंग एट ए पॉइंट इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, पॉइंट इज ग्रेटेस्ट ये कब ग्रेटेस्ट होते हैं, इफ दे एक्ट एट द सेम डायरेक्शन, इफ they act at a point, they act at a point in same direction, डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ये ले लिया, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आपका ये होना चाहिए। एंड देन द रिजल्टेंट, एंड देन द रिजल्टेंट इज इक्वल, देन द रिजल्टेंट इज इक्वल, और जो ये रिजल्टेंट होता है ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। इज इक्वल to the sum of their magnitudes, is equal to the sum of their magnitudes। अब यहां पर हमने केस सेकंड में क्या लिया था, मैक्सिमम लिया था यानी ग्रेटेस्ट लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मिनिमम ले लें या लीस्ट ले लें। तो केस थर्ड पर अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड पर हम लोग बात करते हैं और यहां पर हमने कहा फॉर लीस्ट, फॉर लीस्ट आर, लीस्ट आर के लिए, लीस्ट आर का मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम हो गया, लीस्ट आर का मतलब क्या हो गया, मिनिमम आर हो गया। इसके लिए क्या होगा, यदि लिस्ट आर की हम बात करेंगे तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो कॉस एल्फा की वैल्यू होगी वो लिस्ट होनी चाहिए। कॉस एल्फा की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, जो कॉस एल्फा था आपका वो लिस्ट होना चाहिए। और लिस्ट हम देखते हैं सबसे छोटी जो कॉस एल्फा में वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, कॉस एल्फा की वैल्यू होती है -1। कॉस एल्फा की वैल्यू होती है -1। जहां से यदि हम एल्फा की वैल्यू चाहेंगे तो ये 180 डिग्री निकल के आएगी, यानी 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा एक दूसरे का, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। यानी एक आपके पास देखेगा इधर यदि आपके पास P होगा और इधर आपके पास ये क्या होगा, Q होगा, तब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा है ना, जो R होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कैसा होगा, लीस्ट होगा। रिजल्टेंट कैसा होगा, लीस्ट होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड अधिक होगा उसी डायरेक्शन में उसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो चलिए बात करते हैं, यहां पर ये कॉस एल्फा ले लिया, तब यहां से आप क्या करेंगे, देन
देन तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देन तब रिजल्टेंट आर इक्वल टू जो आपके पास था वो वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये -1 वैल्यू रखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2pq। कॉस एल्फा की वैल्यू -1 रखा तो आर इक्वल टू, अब आप यहाँ से देखेंगे तो अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा, या फिर ये होगा आपके पास q माइनस पी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू या तो ये p माइनस क्यू होगी या फिर होगी q माइनस पी होगी। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि जो r होगा वो p डिफरेंस q के बराबर होगा, r होगा वो p डिफरेंस q के बराबर होगा। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो चलिए इसी चीज को यहाँ पर आप लिख करके आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूंकि ये चीजें आप तब कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर ये p ऐसे है, और यदि लिखना चाहें तो r इक्वल टू आप लिख दीजिए कि p माइनस क्यू ये तब होगा जब p इज ग्रेटर देन q होगा, एंड r इक्वल टू q माइनस पी ये तब होगा जब q इज ग्रेटर देन p होगा। जब p बड़ा होगा तब क्या होगा, q बड़ा होगा तब क्या होगा। दोनों के लिए कंडीशन आपने ले ली। इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट निकला आपका, यहाँ से सीधा सा जो रिजल्ट निकल रहा है आपका वो क्या निकल रहा है, यहाँ से देखिएगा सीधे से रिजल्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से ये निकल रहा है कि यहाँ पर जो एक दूसरे से ये किसमें अपोजिट डायरेक्शन में जब ये काम करते हैं तब इसका कैसा होता है, मिनिमम ये होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस therefore resultant of two forces, यानी दो फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज resultant of two forces acting at a point is least, acting at a point is least, यानी ये लीस्ट होता है। अब एक पॉइंट पर दो फोर्स हैं जो एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लीस्ट होगा, यानी कम से कम होगा, छोटे से छोटा होगा। कब, इफ दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, इफ दे एक्ट, ये कहां काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तब ये लीस्ट होगा। और एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे तो कैसा था, ये ग्रेटेस्ट था। तो चलिए लीस्ट, दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये दोनों ही जो काम करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शंस में काम करेंगे तब तो ये लीस्ट होगा। और इसके साथ में आप क्या लिख सकते हैं, एंड देन द रिजल्टेंट इज इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है, या तो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। एंड रिजल्टेंट इज इक्वल एंड रिजल्टेंट इज इक्वल to the difference of both forces, दोनों फोर्सेस के उसके बराबर होता है। और किस डायरेक्शन में होता है, एंड डायरेक्टेड, एंड डायरेक्टेड किस डायरेक्शन में होता है, एंड डायरेक्टेड in the direction of, directed in the direction of, किसकी डायरेक्शन में होता है, लार्ज फोर्स,
लार्ज मैग्नीट्यूड, जिसका लार्ज मैग्नीट्यूड होता है उसी की डायरेक्शन में ये होता है। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा पैरेललोग्राम लो हमने पढ़ा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो है इसमें एक और केस, बल्कि आप चाहें तो लगा लीजिए, एक केस और भी आप लगा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यदि दोनों का P और Q दोनों बराबर हों तब क्या होगा। यहाँ पर तो हमने क्या लिया था, एक यहाँ पर हमने मिनिमम ले लिया, रिजल्टेंट P और Q डिफरेंट लिया है, P और Q दोनों अलग अलग हैं, इसके लिए 3 केस लिए हैं। चौथा केस हम लोग और ले लेते हैं एक, है ना, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में, इफ P इक्वल टू Q, यदि P इक्वल टू Q हो तब आपका क्या होगा। केस 4 पर हम लोग बात करते हैं कि यदि P इक्वल टू Q हो तब आपका क्या होगा। तो चलिए केस 4 थे, यहाँ पर हमने ले लिया केस 4, और ये हमने कहा यहाँ पर कि इफ P इक्वल टू Q, इफ P इक्वल टू Q, यानी P इक्वल टू आपका ये Q हो रहा है, P इक्वल टू आपके पास क्या हो रहा है, Q हो रहा है। यदि P इक्वल टू Q हो रहा है तब आपका क्या हो जाएगा, देन। अब यहाँ से आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने रिजल्टेंट लिया था उसमें P की जगह पर Q रख दीजिए या Q की जगह पर P रख दें, कुछ भी आप रख दीजिए। तो चलिए तभी हमारा क्या हो जाएगा, देन तब ये हो जाएगा हमारे पास R इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2P स्क्वायर, और ये होगा आपके पास कॉस ऑफ एल्फा, कॉस ऑफ एल्फा ही लिया है पीछे शायद, हाँ एल्फा ही लिया है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो दोनों में से 2P स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, 2P स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या R स्क्वायर इक्वल टू कर दीजिए। और यदि यहाँ से लेना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा कि R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस ऑफ एल्फा। अब यहाँ से 1 को कैंसिल करने का प्रयास हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस एल्फा की वैल्यू लगाएंगे, कॉस 2 एल्फा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर वो 2 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 1, वही यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 और कॉस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर एल्फा बाई 2 हो जाएगा, एंगल का आधा हो जाता है -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह से देखेंगे 2 2 ये 4 हो जाएगा, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट आपका आएगा ये रिजल्टेंट आ जाएगा 2 और ये होगा P और हो जाएगा कॉस एल्फा बाई 2, कॉस P और ये हो जाएगा आपके पास एल्फा बाई। इस तरह से इसका ये रिजल्टेंट आपका आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर एंगल भी आप लेना चाहेंगे, एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर आप एंगल भी निकाल दीजिए, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू आपको पता चलेगी। पिछले वालों में भी, पिछले वाले जो केसेस थे उसमें भी एंगल पता कर लीजिए, यही थीटा लगा करके एल्फा की वैल्यू वहाँ पर वही जैसे निकाली है वैसे रख लेंगे, ठीक है। हाँ पूछ सकता है एंगल भी, रिजल्टेंट जैसे ये आपने ले लिया तो टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो रहा है, ऊपर हो रहा था P साइन एल्फा अपॉन आपका हो रहा था Q प्लस और P हो रहा था कॉस एल्फा। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं, या तो कोई मिस्टेक हो रही होगी तो भी बदल लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर भी आपने ये लिया है, एल्फा की वैल्यू 180 आई है, थीटा की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिएगा आप लोग, टेन थीटा कितना होगा, वैल्यूज आप रख देंगे जो भी हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आइए देखिएगा, और आपने क्या लिया था, ये लिया था यहाँ पर P पैरेलल आपने ये लिया, यहाँ से भी थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या थी पहले देख लीजिए, थीटा की वैल्यू आई है आपके पास, या टेन थीटा इक्वल टू Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस एल्फा, ये आया है। और एल्फा की वैल्यू की यदि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 0 हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, यदि यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू, और ये हो रहा था P और ये हो रहा था साइन एल्फा, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, पैरेलल है, तो ये हो गया Q और प्लस यहाँ पर आपका P कॉस एल्फा, P की वैल्यू 1 हो रही है। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ से जो आपका ये एल्फा जो थीटा की वैल्यू है ये भी आपकी क्या होगी, 0 डिग्री ही मिलेगी, 0 डिग्री ही मिलेगी।
इसी तरह से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर 180 लगाएंगे उसी तरह से, तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलेगी डिग्री। ये केस सेकंड में हो गया, ये केस थर्ड में हो गया, केस सेकंड में हो गया, केस फर्स्ट में शायद हम लोग ले ही लिए थे। चलिए अब यहाँ पर फिर वही चीज़ लगा दीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो हमें वैल्यू लगानी होगी वो किसकी लगानी होगी, ये एल्फा की वैल्यू लगानी होगी। और चूंकि पी और क्यू दोनों यहाँ पर कैसे थे, कांस्टेंट हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, पहले जब पी और क्यू दोनों बराबर हैं तो इसी को लेके लेते हैं। अभी हमने अल्फा तो इसके लिए निकाला नहीं, चलिए आइए तो पहले हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया पी, ले लिया साइन एल्फा ले लिया, अपॉन ये क्यू की जगह पर भी हम पी रख देंगे प्लस, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से पी कॉस एल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर पी है नीचे भी पी कॉमन ले लें तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एल्फा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा हो जाएगा। 1 को कैंसिल करने का प्रयास करेंगे फिर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 साइन एल्फा y2, और इनटू आप लिख सकते हैं कॉस एल्फा y2, ये लिख सकते हैं अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एल्फा की वैल्यू लगाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एल्फा y2 माइनस 1 हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा कॉस एल्फा y2 से नीचे भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जा रहा है आपका टेन एल्फा y2 बच रहा है, टेन एल्फा y2 बच रहा है। तो इसका मतलब जो ये थीटा की वैल्यू है ये हुआ जा रहा है एल्फा y2, यानी पहले जितना एंगल था उसका कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, पहले जितना एंगल था उसका हाफ हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स बाइसेक्ट्स, देयरफॉर द रिजल्टेंट force bisects the angle between forces, जो भी फोर्स थे आपके, है ना, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। ये देख लीजिएगा, ये पूछे जाने की संभावना इसकी हो सकती है क्वेश्चन की, जो एग्जाम ये लिखा है आपने बाइसेक्ट वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, और शायद कभी पूछा भी गया है, ऐसा मुझे ध्यान भी आ रहा है कि एग्जाम में कभी पूछा भी गया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो लैम्डा म्यू थ्योरम पर बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो लैम्डा म्यू थ्योरम पर बात करेंगे। देखिए क्या होती है लैम्डा म्यू थ्योरम। ये हम लोग बात करेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम पर बात करेंगे। देखिए लैम्डा म्यू थ्योरम आपकी क्या होती है। लैम्डा म्यू थ्योरम पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास कोई दो फोर्स होंगे, एक ये पॉइंट हमने ले लिया, एक ये हमने पॉइंट ले लिया, और एक फोर्स इस पर इस तरह से काम कर रहा है, और एक फोर्स इसके अलोंग हमने ले लिया, इस तरह से ले रहे हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ पर जो हमने लिया, कोई भी इस पॉइंट को आप ले लीजिए, मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये आपके पास ओ पॉइंट है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स ले लिया। चलिए यहाँ पर हमने बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर हमने ले लिया, इसे वेक्टर की बात करेंगे तो ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा। इस डायरेक्शन में हमने मान लिया ये ए पॉइंट ले लिया, तो इस डायरेक्शन में ये होगा, तो इसे हम ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। अब क्या होता है, इन दोनों को देखिए यहाँ से इनको मिला देते हैं, इन दोनों के फोर्सेज के इसको। अब ये फोर्सेज जो होते हैं, फोर्सेज कैसे होते हैं ये और ध्यान रखना है। इसके साथ में आपने ले लिया है कि इधर जो फोर्स है वो म्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वेक्टर में, और इसमें जो मल्टीप्लाई करना है वो लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, ये फोर्स हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट की हम बात करते हैं, तो रिजल्टेंट इनके दोनों के कहाँ से होके जाता है, बीच से, कहीं के भी बीच में होके कहीं भी जाएगा, और ये जाकर के मान लीजिए ये सी पॉइंट पर मिल रहा है, ये सी पॉइंट पर मिल रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। इस पर भी हम लोग जो है बात करेंगे अभी, हालांकि आगे चल करके, क्योंकि ये फोर्स जो होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, लैम्डा प्लस म्यू। ये जो होगा ये किसके पास, लैम्डा प्लस म्यू,
और OC वेक्टर इसके बराबर होगा, ये होगा, यही आपकी होती है लैम्डा म्यू थ्योरम। यदि इसे लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे इफ टू फोर्सेज, यहां पर ले लिया आपने, इफ टू फोर्सेज आपके पास दो फोर्स है, दो फोर्स ले लिए, कौन कौन सा, एक आपके पास लैम्डा OA है, टू फोर्सेज लैम्डा OA एंड, और दूसरा है आपके पास म्यू OB, ये दोनों फोर्स ले लिए आपने। इफ टू फोर्सेज लैम्डा OA एंड म्यू OB एक्ट एट ए पॉइंट O, एक्ट एट ए पॉइंट, यदि हम किसी एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, एक्ट एट ए पॉइंट O, देन तब क्या होगा, एक पॉइंट पर O पर ये काम कर रहे हैं, तब आपका क्या होगा, जो इनका रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट किससे गिवन दिया जाता है, लैम्डा प्लस म्यू और OC के बराबर दिया जाता है। तो यहीं पर लिख देंगे देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाई, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाई, तब ये जो दिया जाता है आपके गिवन बाई किसके द्वारा दिया जाता है, आपका ये दिया जाता है लैम्डा प्लस म्यू, और ये हो गया आपके पास लैम्डा प्लस म्यू और OC वेक्टर, इसके द्वारा ये दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो C है वो डिवाइड करेगा इसको, इनको कुछ रेशियोज रहेंगे, ये C इनको डिवाइड करेगा, तो चलिए लिख देंगे एंड C डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है किसको, AB को, डिवाइड्स AB चलिए AB को ये डिवाइड करता है, अब डिवाइड करेगा तो किसी रेशियो में करेगा, डिवाइड AB सच दैट लैम्डा CA जो इधर का है, इसमें इधर का ये लैम्डा लगाएंगे और इधर का इसके साथ म्यू लगाएंगे, और इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू CB, इसमें ये डिवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और भी बात करेंगे, वो कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई फोर्स दे दिया है और उस फोर्स के यदि हम कंपोनेंट लेना चाहें किसी अदर डायरेक्शंस में, तो वो किस तरह से निकालेंगे। जैसे पहले हमने कंपोनेंट वेक्टर में हमने बताया था कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग कोई भी ले लिया या किसी और डायरेक्शन में ले लिया, यहाँ पर ये फोर्स के नाम से है, चीज वही है ना, क्योंकि फोर्स भी आपका क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। तो आइए उस पर अब हम लोग बात करते हैं, और ये बात हम लोग जो करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ये बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शंस, कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स in given two directions. कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स इन गिवन टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शंस यहाँ पर हम लोगों को लेनी है। पहले हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लेते थे, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आपको नहीं लेनी, किसी एंगल पर ले लीजिएगा। तो चलिए एक हमने ले लिया कि हमारे पास एक ये डायरेक्शन ले लिया हमने इस डायरेक्शन में, और एक हमने ले लिया सपोज कर लीजिएगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर नहीं लिया हमने। दो डायरेक्शंस लेनी, इन डायरेक्शंस को कोई भी आप चाहें वो नाम दे दीजिए। तो इसको चलिए हम एक्स दे देते हैं इसको,
इसको हमने दे दिया ओ एक्स, डायरेक्शन दे दी नाम इसको। अब इसे परपेंडिकुलर नहीं है तो ओ बाई देने की जरूरत नहीं है, इसे चलिए हम ओ एम दे देते हैं, ओ एम डायरेक्शन हमने दे दी। अब कोई एक फोर्स लेंगे और उस फोर्स का इस दोनों डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालना है। तो चलिए एक फोर्स हमने ले लिया, ये फोर्स ले लिया, ये फोर्स ले लिया हमने, और ये फोर्स हमने क्या लिया, इसे हम डिनोट करना चाहें तो ओसी से डिनोट कर सकते हैं, इसे ओसी से डिनोट कर सकते हैं, ये सी से चलिए डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा इसको यदि फोर्स हम लेना चाहें तो इस फोर्स को हमने आर से डिनोट कर दिया, फोर्स को हमने क्या किया, आर से डिनोट कर दिया। अब इसका पैरेललोग्राम बनाना है, एक तो इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। तो चलिए यहाँ से आपने ये ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल लाइन ले ली, और इसके पैरेलल लाइन ले ली, वो ये ले ली, ये ले ली आपने। अब इनको यदि आप चाहें तो यहाँ से लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, ये आपने ले लिया। इन पॉइंट्स को भी कुछ दे दीजिए, चलिए एक को ए दे देते हैं हम, और एक को क्या दे देते हैं, इसको हमने ए दे दिया, और दूसरे को इसको हमने दे दिया, वो क्या दे दिया, बी दे दिया। ये पॉइंट्स हमने दे दिए। अब यहाँ पर यदि कुछ एंगल भी मानना चाहें तो कुछ एंगल भी मान लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इसको यदि हमने मान लीजिए सपोज कर लीजिए अल्फा ले लेते हैं, इस एंगल को हम बीटा ले लेते हैं। एक एंगल हमने अल्फा ले लिया और दूसरा एंगल हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। अब इसके हमें कंपोनेंट्स की बात करनी है, इनके कंपोनेंट्स की बात करनी है कि कंपोनेंट इसके क्या क्या होंगे। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो कंपोनेंट की बात करते हैं तो एक कंपोनेंट सपोज कर लीजिए, ये हमने मान लिया कि इसका कंपोनेंट इधर P है, ये ले लिया आपने, और इधर कंपोनेंट ये आपने मान लिया Q है M के अलोंग। तो यदि ये इसके अलोंग है तो इसके अलोंग भी आपका क्या होगा, Q हो जाएगा, और इसके अलोंग होगा वो क्या होगा, P होगा। तो ओवरऑल जो R बनेगा यहाँ पर वो रिजल्टेंट हो रहा है किसका, P प्लस Q का। R रिजल्टेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, P प्लस Q का हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे लेट R बी ए फोर्स, लेट R बी ए फोर्स, ये फोर्स है एक्टिंग, ये काम कर रहा है, एक्टिंग एट पॉइंट O, हैविंग टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, कौन सा, P along OA एंड Q along OM। ये दो डायरेक्शन होगी, एक OX या ये OX, एक OX डायरेक्शन ले ली, एक आपने क्या ले ली, OM डायरेक्शन ले ली, इन डायरेक्शंस में है। चलिए तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होता है, देन तब आप जानते हैं यहां से जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स, और जो रिजल्टेंट फोर्स आपने ले लिया वो R से ही दिखाया, और ये हो जाएगा आपके पास P प्लस Q। रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, P प्लस Q, ये आपने ले लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका एक बार हम जो क्रॉस प्रोडक्ट ले लें वो R के साथ, ये P के साथ ले लें, एक बार हम क्या करें Q के साथ ले लें, चूंकि हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो चलिए यहां पर हमने क्या लेंगे, एक बार P के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, एक बार Q के साथ कर देते हैं। चूंकि ये करेंगे तो हमें आराम से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें P, और जैसे P के साथ करेंगे तो P वाली टर्म गायब हो जाएगी, R Q के फॉर्म में बचेगा, और इधर P Q के फॉर्म में बचेगा, तो दोनों में आराम से जो है वो निकल के आ सकता है ना। हाँ, कुछ वैल्यूज एंगल निकल के आराम से आ सकता है। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, बल्कि से इक्वेशन कुछ लिख दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी हमने, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, यहां से जो हम ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, ऑफ वन का, ऑफ वन का, और किसके साथ ले लें, चलिए हमने विथ ले लिया, पहले Q के ही साथ ले लिया, Q के साथ ले लीजिए, चाहे P के साथ, जिसके साथ भी लेना चाहे उसके साथ ले लीजिए, पहले लेना तो आपको दोनों के ही साथ है। अब यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, Q के साथ लिया तो ये हो जाएगा R क्रॉस Q, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास P क्रॉस Q हो जाएगा, और प्लस Q क्रॉस Q हो जाएगा। Q क्रॉस Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो R क्रॉस Q इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस Q। यदि ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हैं तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा P क्रॉस Q। अब यदि यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो R क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड जो आपका होगा वो हो जाएगा R हो गया, Q हो गया, R और Q। R ये है आपके पास, Q ये है, इन दोनों के बीच एंगल कौन सा है, बीटा है,
तो ये हो जाएगा आर क्यू साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा इक्वल टू, और ये हो जाएगा पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, पी क्यू, पी क्यू के बीच में एल्फा प्लस बीटा होगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका साइन एल्फा प्लस बीटा, ये ले लिया। अब यहां से देखेंगे आपके पास जो एंगल है, जो एंगल है उसके फॉर्म में हो गया, लेकिन यहाँ पर ये देखिए क्यू है, इधर ये क्यू है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से जो P की वैल्यू निकल के आ रही है, P इक्वल टू ये हो जाएगा रिजल्टेंट जो R आपको दिया गया था, साइन बीटा एंगल भी दिया गया है, और अपॉन हो जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा, ये एल्फा और बीटा भी दिए गए हैं, एल्फा और बीटा भी दिए गए हैं। तो इस तरह से P और Q आपने माने थे तो P आपको पता चल गया, P आपको पता चल गया। सिमिलरली इसी तरह से यदि हम Q की भी बात करेंगे तो हमको Q भी पता चल जाएगा, इसी तरह से Q भी पता चल जाएगा, निकाल देंगे, सेम यही प्रोसेस होगा, सेम निकालने का यही प्रोसेस होगा। अब आप समझ भी गए होंगे कि क्या आएगा रिजल्टेंट। चलिए डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा क्या, Q इक्वल टू आर साइन एल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एल्फा प्लस बीटा, यही हो जाएगा। तो Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर साइन एल्फा, आर साइन एल्फा अपॉन हो जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। इस तरह से कोई भी कंपोनेंट आप किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में। चलिए रिजल्टेंट ऑफ अब यहां पर हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक से ज्यादा फोर्सेज लेने हैं, एक से ज्यादा फोर्सेज लेने, वो भी कैसे लेने, कोप्लेनर फोर्सेज लेने हैं। नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, कोप्लेनर फोर्सेज हम लोगों को लेने हैं। चलिए अब कहां पर ये कोप्लेनर फोर्स काम करेंगे, एक पॉइंट पर काम करेंगे। चलिए एक्टिंग एट ए पॉइंट लिख लीजिए, एक्टिंग, ये भी लिख लीजिए, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर ये काम कर रहे हैं, तब क्या होगा उस पर हम लोगों को बात करनी है। आइए बात कर लेते हैं उस पर। यहां पर देखिएगा कि कोई एक हमने पॉइंट ले लिया जाए, कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए, कोप्लेनर फोर्सेज लेने हैं, एक ही हमने पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पर चलिए हमने पहले ले लिया कि एक F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये हमने ले लिया, दूसरा हमने ले लिया F2 फोर्स लग रहा है, तीसरा फिर मान लीजिए इस तरह से ले लिया, ये हमने कहा कि F3 फोर्स लग रहा है, और फिर उसके बाद में हमने जो है तीसरा ये फोर्स ले लिया। चलिए चौथा फोर्स हमने ये ले लिया कि F4 लग रहा है, और एक फोर्स हमने जो ले लिया लास्ट में ये ले लिया, ये हमने कहा कि ये Fn फोर्स लग रहा है, ये Fn ले लिया, एन शोन फोर्स आ रहे हैं, N1 फोर्स हो गया, Fn फोर्स हो गया। Fn फोर्स हो गया। ये फोर्स किसी एक पॉइंट पर लग रहा है, तब इसके रिजल्टेंट की बात करते हैं। तो रिजल्टेंट हमने मान लिया कि ये कोई भी फोर्स है, रिजल्टेंट ये हमने ले लिया, ये फोर्स है, यही है आपका रिजल्टेंट, यही फोर्स आपका क्या है, रिजल्टेंट है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। यही फोर्स आपका क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर यदि हम बात करते हैं तो ये हम जितने भी फोर्सेज हैं इनके रिजल्टेंट की बात करें तो, और यदि आप लेना चाहें तो लेट F1 से लेकर के Fn तक आप मान लीजिए, लेट आपके पास F1 F2 एंड सो ऑन, F1 F2 एंड सो ऑन, और आपके पास कितने Fn Bn फोर्सेज, Vn फोर्सेज, ये n फोर्सेज हैं आपके पास एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग
एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पॉइंट, और ये पॉइंट जो आपका हो गया, चलिए हमने ओ ले लिया, यहाँ पर इस पॉइंट को जो हमने मान लिया ये ओ पॉइंट मान लिया, ओ पॉइंट पर ये सभी फोर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो चलिए हमने ये ले लिया, और ये फोर्स कैसे, कोप्लेनर फोर्सेज हैं। देन द रिजल्टेंट बी एन, कोप्लेनर लिख लीजिएगा बल्कि यहाँ पर, तो और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोप्लेनर के लिए आप कर रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ये। देन तब यहाँ से रिजल्टेंट की हम लोग बात करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा, देन यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, वो ले रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, देन रिजल्टेंट फोर्स, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपने किससे डिनोट कर दिया, आर से डिनोट कर दिया। रिजल्टेंट फोर्स को आपने किससे डिनोट कर दिया, आर से डिनोट कर दिया। तो चलिए रिजल्टेंट फोर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं आर, तो ये R इक्वल टू आपका क्या होगा, ये हो जाएगा F1 और प्लस होगा F2 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास Fn हो जाएगा। इसी को इक्वेशन आप फर्स्ट लिख दें। अब इनका जैसे पीछे हमने किया था क्रॉस प्रोडक्ट, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, है ना। और एक इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन से हम रिजल्टेंट फोर्स की यदि डायरेक्शन हम मान लें कि एक एक्स डायरेक्शन में एक बाई डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या मान लें, एक एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन में मान लें इसे, तो इसे हमने ले लिया कि एक्स आई और प्लस वाई जे इस तरह से लिखा जा सकता है, ये इससे हम मान लें, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या करना होगा, तो एक्स डायरेक्शन में सभी कंपोनेंट आर के लिखें और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखें। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर डॉट आई करना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेते थे तो क्या करते थे, आर वेक्टर ए डॉट आई लेते थे, और जे डायरेक्शन में लेते थे तो ए डॉट जे लेते थे। वही चीज आपको यहां पर लेनी है। तो चलिए यहां पर अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, इसका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं ऑफ फर्स्ट और विथ, किसके साथ में ले रहे हैं, विथ आई, आई के द्वारा ले रहे हैं या आई के साथ में ले रहे हैं। तो चलिए इसे अब आप आराम से लिख सकते हैं। ये आई के साथ में आपने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आई के साथ करेंगे तो हो जाएगा आर डॉट आई, आर डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। आर डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। यही हम लोग मानने के लिए बात कर रहे थे। तो चलिए यहां पर हो जाएगा ये आर डॉट आई, आर डॉट आई इक्वल टू ये हो जाएगा यहां से आपके पास F1 डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस F2 डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा आपके पास Fn डॉट आई, F डॉट एन आई यूनिट वेक्टर, और ये हमने मान लिया x, ये हमने मान लिया x से, चलिए ये मान लिया, और ये इक्वेशन हमने लिख दी, वो क्या लिख दी, 2 लिख दी। इसी तरह से सिमिलरली, और यदि निकालेंगे यहां से सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, यहां से r डॉट जे करेंगे, यहां पर r डॉट जे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास F1 डॉट जे हो जाएगा, प्लस ये होगा F2 डॉट जे हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपके पास Fn डॉट जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ये हमने मान लिया कि ये कैपिटल Y है, ये हमने मान लिया कैपिटल Y है, ये भी हमने ले लिया। इक्वेशन हो गई थर्ड। अब यहां से R की वैल्यू की बात करेंगे तो R क्या होता है, R डॉट आई प्लस R डॉट जे हो जाएगा। इस तरह से यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, R डॉट आई और I डॉट जे वो कर सकते हैं, यानी R की वैल्यू जो आपकी होती है ये आपकी क्या होती है, ये होगी एक्स आई प्लस और ये वाई जे यूनिट वेक्टर ये होता है। यहां से अब आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इसकी बात करेंगे। यहां पर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में हो जाएगा वाई स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा
बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंगल की भी बात कर लेते हैं कि एंगल हमारा कितना होगा। यहाँ पर हम लोग एंगल की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि एक्स ओ एक्स कोई भी होगा, ओ एक्स डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है आर, ये हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे, लिख लीजिएगा, इफ आर मेक्स एन एंगल थीटा विद ओ एक्स, इफ आर मेक्स आर आपका बनाता है एक एंगल बनाता है, वो क्या बनाता है, एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा विथ किसके साथ ले लिया हमने, ओ एक्स डायरेक्शन ले लिया, या ओ एक्स डायरेक्शन या अंडर कंसिडरेशन समझे तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस भी कह देते हैं। तो चलिए विथ ओ एक्स लगा दीजिए, विथ ओ एक्स ले लिया ये, देन तब यहां से क्या निकलेगा आपका, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देन तब यहां से आपका क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू ये। अब देखिएगा ओ एक्स आपने लिया, एक कंपोनेंट आपका कैपिटल एक्स आ रहा था, एक कंपोनेंट आपका कैपिटल वाई आ रहा था। तो इस तरह से ये हो जाएगा tan इनवर्स कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, ये आपका tan के फॉर्म में आ जाएगा, यानी एंगल आएगा आपको निकालना होगा। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। देखिए क्या होता है, ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। जैसे वहां पर ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा था वेक्टर एडिशन के लिए, सेम उसी तरह से चलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्सेज कह दिया है, फोर्स भी हम जानते हैं कि फोर्सेज है वो भी क्या होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक ट्रायंगल बनाया जाता है और एक ऑर्डर में ले लिया जाता है, एक ट्रायंगल बनाया जाता है, एक ऑर्डर में ले लिया जाता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज की बात करेंगे तो P + Q + R रिजल्टेंट जाके 0 हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास कोई देखेगा एक, ये हमारे पास ट्रायंगल हम यहाँ ले रहे हैं, ये ले लिया, कोई भी हमने ले लिया, ये हमने मान लिया कि P फोर्स है। दूसरा फोर्स हमने ले लिया, वो फोर्स ले लिया हमने, क्या ले लिया, ये Q फोर्स ले लिया। तीसरा जो हमने ले लिया ये इस तरह से ले लिया। अब यहाँ से तीसरा हमने ले लिया वो इस तरह से ले लिया, और ये हमने ले लिया R, ये हमने क्या ले लिया, R। एक तरह से आप देखेंगे कि ये ऑर्डर में ले लिए हैं सभी। ये कैसे ले लिए, ऑर्डर में ले लिए। यदि इसके नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं, ABC के नाम से दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं ABC के नाम से दे सकते हैं। वैसे बल्कि R इन दोनों का रिजल्टेंट पहले आप इस डायरेक्शन में मान लीजिए, R आप इस डायरेक्शन में मान लीजिए, R ये है, तो इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है वो -R हो जाएगा। इस तरह से आप ले लीजिए। अब यदि इसका पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। अब इसका पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं। पैरेललोग्राम में इसके पैरेलल एक इस तरह से ड्रा करेंगे और इसके बाद इसके साथ पैरेलल ड्रा करेंगे, तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम आपका बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर यदि ये P है तो यहाँ पर ये P हो जाएगा, ये Q था तो ये Q हो जाएगा, और ये ABC, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, D नाम दे दिया, ये ले लिया हमने। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये PQ ये हो गया। अब 3 फोर्सेज हैं, एक पॉइंट पर ये काम कर रहे हैं और इनको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन सब में ये क्या कर दिए, रिप्रेजेंटेड कर दिए हैं। अब 3 फोर्सेज आपके पास कौन कौन से हो गए, एक ये P ले लिया, एक Q ले लिया, एक R ले लिया, PQR ये। और इसको यदि हम किस में लेना चाहें, ऑर्डर में लेना चाहें
इसको किस में लेना चाहें, ऑर्डर में लेना चाहें तो ऑर्डर में आप कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर जो चेंजिंग आपको करनी होगी, थोड़ी सी चेंजिंग, क्योंकि ऑर्डर की यदि हम बात करेंगे तो इसे तो प्लस रखिए और इसे माइनस रखिए, क्योंकि ऑर्डर में ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। ऑर्डर में ऐसे करेंगे तो ये रखेंगे, इधर आर आप ऐसे लेंगे, इसके अपोजिट करेंगे तब माइनस आर हो जाएगा। इस तरह से ले लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो सब मामला गड़बड़ाने लगेगा फिर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्डर की बात करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर में लिया जाएगा, एक ऐसे फिर ऐसे फिर तीसरा ये होगा, तो ऐसे आर लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो माइनस आर हो जाएगा, यानी पी और क्यू का रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, यदि हम वेक्टर एडिशन के फॉर्म में लेंगे तो चलिए इसे क्या लिखेंगे, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये है। चलिए मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ाने न लगे, नहीं तो फिर फिगर का वो हो जाएगा। मैंने बोल दिया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे तो ये जो आपके पास ए बी वैक्टर है, ये ए बी वैक्टर है आपका, वो पी वैक्टर है, और दूसरा है आपके पास बी सी वैक्टर है, और ये बी सी वैक्टर है, ये क्यू वैक्टर है, फिर है आपके पास सी ए वैक्टर है और सी ए वैक्टर है, ये आर वैक्टर है। जो ये इंप्लाइज करेगा कि यदि हम ए सी वैक्टर की बात करेंगे, ए सी वैक्टर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ से बात करते हैं, या चलिए लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कंप्लीट द पैरेललोग्राम। चलिए यहाँ पर लिखना चाहें आप लिख दीजिए कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ये आपको दिया गया है, ऊपर दिया गया है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी ये आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब चलिए, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको जो ए डी वैक्टर मिलेगा, जो ए डी वैक्टर होगा ये बराबर किसके होगा, बी सी वैक्टर के होगा, और ये हो जाएगा क्यू वैक्टर। इसी तरह से आपके पास ये आपके पास डी सी वैक्टर होगा, ये आपका होगा ए बी वैक्टर के बराबर, और ये हो जाएगा पी वैक्टर, ये हो गया। अब रिजल्टेंट की बात यहाँ पर करें, है ना, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से फ्रॉम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए फ्रॉम पैरेललोग्राम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। यहां से आपका क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू और इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा, वो क्या होगा, AC लिखते हैं, यानी माइनस आर के बराबर होगा। AC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर के बराबर हो जाएगा। अब आर को हम क्या करें, इसे इधर ट्रांसफर करके ले आए, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू और प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, 0 का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात आ रही है। यदि तीनों ऑर्डर में लिए जाते हैं तो इनका सम जो होता है आपका, वो क्या हो जाता है, ये इस तरह से 0 आएगा, यानी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये आपको ध्यान यहाँ से देना है कि जो तीन फोर्सेज हैं आपके पास, जो रिजल्ट है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स पी क्यू आर, यदि इन तीनों का रिजल्टेंट लिया जाएगा तो लौट के कहा जाएगा, इसी पॉइंट पर आ जाएगा, उसी पर आ जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ये पहले ए बी और बी सी का रिजल्टेंट आपने ये आर के फॉर्म में लिया था, लेकिन अब जो आप रिजल्टेंट ले रहे हैं वो पी क्यू आर तीनों का रिजल्टेंट ले रहे हैं। तो ऐसे पी चला, ऐसे क्यू चला, यहाँ से लौट के आर यहाँ पर उसी पॉइंट पर आ गया, तो रिजल्टेंट आप देखेंगे ज्योमेट्रिकली भी 0 आ रहा है और मैथमेटिकली भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये किसको शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को शो कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज पी क्यू आर इज 0। तो यहां से लिख सकते हैं दैट इज द रिजल्टेंट of the forces
रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज P, Q एंड R, इन तीनों के रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, इज 0, और ये क्या होता है, 0 होता है। रिजल्टेंट इनका जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अब हैंस यहाँ से हम लोग बात करेंगे, जो ये होंगे तो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस, जब रिजल्टेंट 0 है तो ये तीनों फोर्स आपके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। हैंस द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, हैंस द फोर्सेज आर, हैंस द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। ये फोर्सेज हैं आपके वो किस में, इक्विलिब्रियम में। और इसका जो कन्वर्स होता है वो भी ट्रू होता है, यानी यदि 3 फोर्सेज आपके इक्विलिब्रियम में होंगे तो यदि वो ऑर्डर में लिए जाएंगे तो ट्रायंगल लॉ को होल्ड करेंगे, यानी है ना, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 होगा। यदि हम कहें 3 फोर्स हैं, P प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों फोर्स यदि इक्विलिब्रियम में है तो निश्चित रूप से ये P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 को होल्ड करेंगे। तो यहां पर बल्कि लिख दीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इट्स कन्वर्स, इट्स कन्वर्स इज ट्रू। इसका जो कन्वर्स होता है वो आपका क्या होता है, सत्य होता है, यानी ट्रू होता है। इस तरह से ये हमने जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा है आपका ट्रायंगल्स लॉ। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे लामीज थ्योरम पर। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे इस पर, लामीज थ्योरम के बारे में।